हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां मदद की आस और कश्मीर राग। जी हां दोस्तों, बाढ़ से जूझते पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की अभी भी अकड़ नहीं हुई कम। जी हां दोस्तों, बताएंगे पहले मदद की गुहार और बाद में कश्मीर का राग। जी हां दोस्तों, और साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी के कहने पर रुका था रशिया यूक्रेन का युद्ध। जी हाँ दोस्तों, राजनाथ सिंह ने कहा भारत अब दुनिया का ताकतवर देश है। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही आपको बताएंगे जहां पर जंग के हालात के बीच बड़ी खबर, ताइवान की सेना ने चीनी ड्रोन पर पहली बार चलाई गोली, कहा वार्निंग दे दिया है। बाकी आप समझ जाओ, बहुत बड़ी खबर दोस्तों। साथ ही किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी की खबर है दोस्तों, तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी अपने भारत देश को नंबर 1 देश बनते हुए देखना चाहते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है, तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, बात करें पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहाँ क्या मदद की आस और कश्मीर का राग भी। जी हाँ दोस्तों, बाढ़ से जूझते पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की अकड़ नहीं हुई कम। जी हाँ, पाकिस्तान में बाढ़ से हालात बेकाबू हो चुके हैं। 10 दिनों की लगातार बारिश के कारण पाकिस्तान में 1/3 हिस्सा डूब चुका है। 3.3 करोड़ से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं दोस्तों। 1000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। पाकिस्तान की सरकार के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उसके पास इस विनाशकारी आपदा से निपटने के लिए ना पैसा है ना ही राशन है दोस्तों। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने कहा है कि वे भारत से खाद्य आयात पर विचार कर सकते हैं। दूसरी ओर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की अकड़ अभी भी कम नहीं हुई दोस्तों। एक बार फिर जम्मू कश्मीर का राग अलापते हुए भारत पर अनर्गल आरोप लगाते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत में नरसंहार चल रहा है। धारा 370 हटाकर भारत ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, विनाशकारी बाढ़ में मदद के लिए दुनिया की तरफ टकटकी लगाए पाकिस्तान के लिए राहत वाली बात तब सामने आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को ट्वीट करते हुए पड़ोसी मुल्क में प्राकृतिक आपदा पर दुख व्यक्त किया और कहा कि आपदा से प्रभावित लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी जी के इस बयान से दोनों देशों के बीच संभावित सहयोग की उम्मीद जगी है। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी है दोस्तों कि भारत सरकार पाकिस्तान को मदद मुहैया कराने के लिए हाई लेवल पर मीटिंग भी कर रही है दोस्तों, लेकिन इन उम्मीदों को झटका पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के बयान से लगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जिस वक्त पाकिस्तान प्रलयकारी बाढ़ का सामना कर रही है दोस्तों, पाकिस्तान की आवाम जिंदगी के लिए हर पल जंग लड़ रही है दोस्तों। 3.3 करोड़ लोग विस्थापित हो चुके हैं। 1/3 हिस्सा डूब चुका है। लाखों की संख्या में घर बह गए हैं। 1000 से ज्यादा लोग काल के ग्रास में समा गए हैं दोस्तों। शहबाज शरीफ ने इस मुश्किल वक्त में भी कश्मीर राग अलापना नहीं छोड़ा। जी हाँ दोस्तों, खाद्य आयात और भारत के साथ व्यापार को फिर से शुरू करने पर सवालों पर उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार करने में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन वहाँ नरसंहार चल रहा है और कश्मीरियों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया है दोस्तों। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने और तत्कालीन राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के भारत के 2019 के फैसले का जिक्र करते हुए शरीफ ने कहा कि अनुच्छेद 370 को समाप्त करके कश्मीर को जबरन कब्जा कर लिया गया है। यानी कि दोस्तों, जिस प्रकार से पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने दोस्तों कहा था कि भारत के साथ हम व्यापार करेंगे और टमाटर प्याज खरीदेंगे और भी मदद भारत से हासिल करेंगे दोस्तों, और पीएम मोदी जी ने भी इधर से बाढ़ की हालात को देखते हुए दोस्तों ट्वीट किया दोस्तों। ऐसे में लग रहा था जैसे कि श्रीलंका की तरह ही भारत पाकिस्तान की भी मदद कर देता दोस्तों, लेकिन जैसे ही इस पर भारत कदम आगे बढ़ाता दोस्तों, शहबाज शरीफ के इस बयान ने फिर एक बार दिखा दिया है कि उसको अपने पाकिस्तानी लोगों की चिंता नहीं है दोस्तों, और उसने ये चीज कहकर अपने पैर पर बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मार लिया। आप क्या कहते हैं दोस्तों? और कल जिन भाई और बहनों ने कमेंट किया था और कहा था कि कश्मीर को भारत की मदद कभी भी रास नहीं आ सकती है दोस्तों, उनकी बात सच होती नजर आ रही है। ऐसे में आपकी अब क्या राय होने वाली है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा, क्योंकि पूरा पाकिस्तान डूब जाए, हर चीज खत्म हो जाए, लेकिन कश्मीर का राग पाकिस्तान अलापना नहीं छोड़ सकता। ऐसे में दोस्तों आपका जवाब तो बनता ही, और साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत अब दुनिया का बड़ा ताकतवर देश। राजनाथ सिंह ने कहा पीएम मोदी जी के कहने पर रुका था रशिया यूक्रेन का युद्ध। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री
राजनाथ सिंह मंगलवार को उदयपुर पहुंचे। वो वहां पर पन्ना धाय उद्यान और प्रतिमा का लोकार्पण करने के लिए आए थे। दोस्तों, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहने पर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दोनों देशों के बीच चल रहा युद्ध कुछ घंटे के लिए रोक दिया था। इसी बीच हमने 22,000 से ज्यादा भारतीय छात्रों को वहां से बाहर निकाला था। जी हां, ऐसा ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। जी हां दोस्तों, राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सरकार देश स्वाभिमान कभी झुकने नहीं देगी। हम सिर्फ भारत में ही रहने वाले लोगों की चिंता नहीं करते, हम उन भारतीयों की भी चिंता करते हैं जो दूसरे देशों में रह रहे हैं। भारत ने किसी भी देश पर आज तक आक्रमण नहीं किया, लेकिन अगर किसी ने देश की तरफ बुरी नजरों से देखने की कोशिश की तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि सेना के जवानों पहले जो बंदूकें और मिसाइलें थी वो अन्य देशों के मुकाबले हल्की थी। कुछ समय बाद हम दूसरे देशों से बंदूक, राइफल और गोला बारूद नहीं खरीदेंगे, ये सब अब देश में ही बनेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि 8 साल पहले हम सिर्फ 900 करोड़ के हथियार बेचते थे, लेकिन अब यह आंकड़ा 13,000 करोड़ का है। जी हाँ दोस्तों, यानी 10 गुने से भी ज्यादा का आंकड़ा पार कर गया है। दोस्तों, 2047 तक यह आंकड़ा 2.75 लाख करोड़ का होगा। 2047 आते आते यानी 25 साल बाद भारत विश्व गुरु बनेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा राजनाथ सिंह का कहना है। ऐसे में अगर आपको भी गर्व है दोस्तों कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना देश आगे बढ़ रहा है, तो मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा कमेंट में। एक और खबर की बात करें जहां पर क्या चीन और ताइवान के बीच होगी अनगिनत लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, ताइवान की सेना ने चीनी ड्रोन पर पहली बार चलाई गोली, कहा चेतावनी दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, ताइवान की सेना ने मंगलवार को चीन के ड्रोन पर फायरिंग कर दी। ताइवानी सैन्य प्रवक्ता का कहना है कि ये वार्निंग शॉट्स थे। इसके साथ ही चीन और ताइवान के बीच तनाव का स्तर और बढ़ना तय है। ये पहली बार हुआ है जब ताइवान की सेना ने इतना आक्रामक कदम उठाया है। सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक ये ड्रोन ताइवानी नियंत्रण वाले एक द्वीप पर चीनी सीमा के करीब उड़ान भर रहा था। दोस्तों, बताया जाता है कि ताइवानी सेना की फायरिंग के बाद ड्रोन वापस चीन की तरफ मुड़ गया। जी हाँ, आपको बता दें कि चीन की धमकियों के बीच ताइवान को लगातार अमेरिका का सपोर्ट मिल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका एशिया में चीन को अलग थलग रखने की रणनीति पर भी काम कर रहा है। दोस्तों, अमेरिकी नेवी के एक बड़े अधिकारी का बयान इसमें काफी मायने रखता है। इस अधिकारी ने कहा था कि चीन का ध्यान भटकाने के लिए भारत की भूमिका काफी अहम हो सकती है। तो वहीं चीन भी अमेरिका के साथ साथ भारत और अन्य एशियाई देशों के हर कदम पर निगाह लगाए हुए है। दोस्तों, भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जापान दौरे को लेकर चीन काफी अलर्ट है। दोस्तों, सतर्क मोड पर है। एक और खबर की बात करें जहां पर जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा बलों में बड़ी मुठभेड़, जिसमें 3 दहशतगर्द मार गिराए। जी हां दोस्तों, लश्कर के ये 3 आतंकवादी जिनको ढेर कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर, घाटी में आतंकियों का सफाई करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बल आए दिन दहशतगर्दों को उनकी सही जगह पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने मंगलवार को 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। मौके पर जवानों का सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक शोपिया के नागबल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई थी, जिसमें 2 दहशतगर्द के मारे जाने की खबर सामने आई है। दोनों आतंकी लश्कर तैयबा से जुड़े थे, जिसके बाद नागबल में चल रहे एनकाउंटर को रोककर तलाशी अभियान शुरू किया गया था। अब ताजा अपडेट के मुताबिक सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को और मौत घाट के उतार दिया। ऐसे में कुल 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मौत के घाट उतारा है। दोस्तों, ये आतंकी प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़े हुए थे। जी हाँ दोस्तों, सुरक्षा बल अब इलाके की तलाशी ले रहे हैं। अगली और बड़ी खबर की बात करें जहां पर ड्रैगन की हरकत पर भारत को मिला जर्मनी का साथ। अरुणाचल प्रदेश पर चीनी दावे पर आया बयान। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सीमा पर चीन की नापाक हरकत को लेकर जर्मनी ने भारत का समर्थन किया है। जर्मनी ने कहा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का उल्लंघन है और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर भी अपनी बात रखी है। दोस्तों, मीडिया से बातचीत में उन्होंने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावों को चौंकाने वाला बताया है। दोस्तों, यूक्रेन पर रूसी हमले को पिछले 70 वर्षों में दुनिया में सबसे गंभीर आक्रमण करार देते हुए जर्मन राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि उनका मानना है कि भारतीय पक्ष भी अच्छी तरह से मानता है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। एकरमैन ने कहा कि जब यूक्रेन संकट की बात आती है तो भारत और यूरोप हर एक पंक्ति पर सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन
लेकिन दोनों पक्षों के बीच समस्या की समझ है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा हम उत्तरी सीमा पर भारतीय समस्या से अवगत हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चीन का दावा है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। हम बहुत स्पष्ट रूप से देखते हैं कि सीमा पर उल्लंघन सही नहीं है और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। एकरमैन ने कहा कि भारत को चीन और यूक्रेन के साथ सीमा पर जो हो रहा है उसमें भी अंतर करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जर्मनी का अब दोस्तों भारत के साथ आना और भारत के पक्ष में ये बयान देना, दोस्तों क्या आपको ये राजनीति लगती है या फिर इनका कहना बिल्कुल ठीक है? क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों? राय सुझाव लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां ब्रिटिश काल की एक और परंपरा का हुआ अंत। अब प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे भारतीय नौसेना के निशान का अनावरण। जी हाँ दोस्तों, पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत बोले तो INS विक्रांत 2 सितंबर को नौसेना में शामिल किया जाएगा। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में इसे हरी झंडी दिखाकर नौसेना में शामिल करेंगे। इसी के तहत वो नए नौसेना ध्वज यानी निशान का भी अनावरण करेंगे, जो ब्रिटिश काल के अतीत को दूर करते हुए समृद्ध भारतीय समुद्री विरासत के अनुरूप होगा। ये मुद्दा प्रधानमंत्री के दिल के इतने करीब है कि इस साल स्वतंत्रता दिवस के भाषण में उन्होंने अमृत काल में नए भारत के लिए पंच प्राण के रूप में औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त भारत की स्थापना की। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ब्रिटिश काल के अतीत के बोझ को उतारने की कोशिश की है। पिछले 8 सालों में मोदी सरकार इस दिशा में कई कदम उठा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर यूक्रेन युद्ध जल्दी खत्म करने के लिए ब्रिटेन को हाइपरसोनिक मिसाइलों से उड़ा दें पुतिन। जी हाँ दोस्तों, टीवी पर दिखी रूसी कमांडर की झल्लाहट। जी हाँ, रूसी हमलों का सामना करने के लिए पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। ब्रिटेन उन देशों में शामिल है जो पहले दिन से रशिया की धमकियों से बेखौफ जेलेंस्की की सेना के साथ खड़ा है। 6 महीने की लड़ाई में रूस को लगातार मिल रही विफलताओं से परेशान एक निराश रूसी कमांडर का कहना है कि व्लादिमीर पुतिन को हाइपरसोनिक मिसाइलों से ब्रिटेन को उड़ा देना चाहिए। इससे यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का एक और मजबूत सहयोगी खत्म हो जाएगा। यूक्रेन के लिए ब्रिटेन का समर्थन दुनिया ने तब देखा था जब ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन युद्ध के बीच कीव पहुंचे थे और सड़कों पर जेलेंस्की के साथ टहल रहे थे। जी हाँ दोस्तों, क्रेमलिन स्टेट टीवी पर मिलिट्री कमांडर एंट्री गुरुलेव ने कहा कि हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों का इस्तेमाल ब्रिटिश द्वीपों का सफाया करने के लिए किया जाना चाहिए। रूसी टैंक कमांडर के रूप में काम कर चुके लेफ्टिनेंट जनरल ने ये बड़े पैमाने पर बात कही है। दोस्तों एक और खबर की बात करें, जहां पर रशिया के बेलगो रोड पर यूक्रेन के हमले से दहशत में लोग शहर छोड़ने को हुए मजबूर। जी हाँ दोस्तों, रशिया पर यूक्रेनी हमले से दहशत में लोग बेलगो रोड छोड़कर रशिया के दूसरे शहरों में भाग रहे हैं। दोस्तों बेलगो रोड के रेलवे स्टेशन पर हजारों लोगों की भीड़ पहुंची है। यूक्रेनी हमलों के डर से लोग बेलगो रोड को छोड़कर दूसरे शहरों में जाने को मजबूर हो गए हैं। रूस का बेलगो रोड शहर यूक्रेन के बॉर्डर से सिर्फ 25 मील की दूरी पर है। तो वहीं यूक्रेनी सेना ने दक्षिणी हिस्से में रूसी फौज पर हमले तेज कर दिए हैं। एक और खबर की बात करें, जहां मरते दम तक क्या सत्ता का सुख भोगते रहेंगे शी जिनपिंग। जी हां, कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस आयोजन में होगा फैसला। जी हां दोस्तों, चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने 16 अक्टूबर को बीजिंग में अपनी 20वीं कांग्रेस आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी हर 5 साल में एक बार अपनी सबसे महत्वपूर्ण कांग्रेस आयोजित करती है। दोस्तों इस कांग्रेस में सरकार और पार्टी के काम की समीक्षा होती है और अगले 5 सालों की योजनाओं के बारे में भी चर्चा और समर्थन किया जाता है। शी जिनपिंग को चीन में प्रेसिडेंसी पार्टी और सेना का सबसे शक्तिशाली प्रमुख माना जाता है। उनको पहले ही पार्टी के संस्थापक माओ से तुंग के समान नेता के रूप में नामित किया गया था। दोस्तों माओ से तुंग 1976 में अपनी मृत्यु तक सत्ता में बने रहे थे। 69 वर्षीय शी ने एक दशक पहले पार्टी महासचिव बनने के बाद से सत्ता को लगातार मजबूत किया है, जिससे उनके शासन के किसी भी ज्ञात कुटीय विरोध को समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मरते दम तक शी जिनपिंग भी सत्ता में बने रहेंगे? क्या आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां श्रीलंका से बड़ी खबर, विक्रम सिंघे ने पेश किया अंतरिम बजट, भारत चीन के हस्तक्षेप से दूर रहने की वकालत की। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे ने मंगलवार को कहा है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बोले तो IMF के साथ बेल आउट पैकेज पर बातचीत अंतिम चरण में पहुंच गई है। उन्होंने संसद में एक अंतरिम बजट भी पेश किया है दोस्तों, जिसका उद्देश्य राजस्व को बढ़ावा देना और द्वीप देश के सबसे खराब आर्थिक संकट से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करना है। राष्ट्रपति विक्रम सिंघे देश के वित्त मंत्री भी हैं। उन्होंने संसद को बताया कि अंतरिम बजट देश में अब तक
मौजूद आर्थिक ढांचे को बदलने की नींव रखेगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ हमने किए अनगिनत ऑपरेशन। मोसाद के पूर्व चीफ ने किया बहुत बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के पूर्व प्रमुख योसी कोहेन ने दावा किया है कि उनके नेतृत्व में मोसाद ने ईरान के महत्वाकांक्षी परमाणु कार्यक्रम को फेल करने के लिए अनगिनत अभियान चलाए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1897 की पहली जायोनिक कांग्रेस के 125 साल पूरे होने के अवसर पर स्विट्जरलैंड में एक कार्यक्रम में बोलते उन्होंने ये दावा किया। अपने संबोधन में कोहेन ने ईरान और विश्व शक्तियों के बीच परमाणु समझौते पर भी प्रहार किया है। दोस्तों, उन्होंने सोमवार को यहाँ बोलते हुए कहा है कि मोसाद के निदेशक के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ अनगिनत ऑपरेशन किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए इमरान खान। 5 अरब रुपए की अंतरराष्ट्रीय मदद जुटाई। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश में विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए एक इंटरनेशनल टेलीथॉन के जरिए 5 अरब रुपए जुटाने का दावा किया है। पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान ने सोमवार को आयोजित टेलीथॉन, बोले तो दान हेतु धन संग्रह के लिए लंबा कार्यक्रम होता है दोस्तों, उसके दौरान कहा है कि इसका उद्देश्य बाढ़ पीड़ितों के लिए धन जुटाना है, क्योंकि कोई भी सरकार अकेले इस तरह की तबाही से नहीं निपट सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहाँ कौन है मौलाना मुक्तदा, जिनके संन्यास के ऐलान भर से इराक में भड़क गए दंगे। जी हाँ दोस्तों, इराक की राजनीति इन दिनों दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। कारण यह है कि वहाँ के प्रभावशाली शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र ने सोमवार को राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया। इसके बाद सेना ने कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन अल सद्र के समर्थक सड़क पर उतर आए। जगह जगह उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं दोस्तों। दुनिया भर में मुक्तदा अल सद्र का नाम चर्चा में है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर त्रिपुरा से सबसे बड़ी खबर आ रही है। नड्डा की रैली में जा रहे भाजपा के 40 कार्यकर्ता हमले में घायल हो गए। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद सीएम ने सख्त कार्रवाई का दिया है आश्वासन। बता दे, पश्चिम त्रिपुरा जिले के हुमूल वंग में सोमवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली में शामिल होने जा रहे भाजपा के कम से कम 40 कार्यकर्ता बदमाशों के हमले में घायल हो गए। दोस्तों, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने मंगलवार को कहा है कि पार्टी के घायल कार्यकर्ताओं में से 25 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और एक की हालत गंभीर है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया था। त्रिपुरा में इस साल ग्राम समिति, बोले तो ग्राम पंचायत, और अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों से पहले अभियान के लिए नड्डा की रैली आयोजित की गई थी। दोस्तों, महानिरीक्षक अरिंदम नाथ ने मंगलवार को पीटीआई को बताया कि पश्चिम त्रिपुरा और सिपाही जाला जिलों में हमलों की 7 घटनाओं में से 40 भाजपा कार्यकर्ता घायल हुए हैं। वे त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद के मुख्यालय खुमुल वंग में जेपी नड्डा की रैली में भाग लेने के लिए जा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बताया कि खुमुल वंग से बमुश्किल कुछ किलोमीटर की दूरी पर अमरेंद्र नगर में 19 भाजपा समर्थकों पर हमला किया गया। 4 बसों पर बदमाशों ने ये हमला किया है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां पर मध्य प्रदेश भाजपा में बदलाव की अटकलें हुई तेज। दिल्ली पहुंच रहे शिवराज सिंह चौहान नड्डा से करेंगे मीटिंग। बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को दिल्ली पहुंचे इस दौरान, और इस दौरे को लेकर सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई दोस्तों, और साथ ही इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा, फिर गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा, उसके बाद सीएम शिवराज का संसदीय बोर्ड से बाहर होना, और अब बोर्ड से हट जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली जाकर मुलाकात करना। इन सब को देखकर ऐसा माना जा रहा है दोस्तों कि आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या सबसे बड़ा कारण हो सकता है? दोस्तों, चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर शराब नीति पर अन्ना हजारे की केजरीवाल को चिट्ठी, कहा आपकी कथनी और करनी में फर्क है। जी हां, सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने दिल्ली की शराब नीति में घोटाले की खबरों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है, और इस पत्र में अन्ना हजारे ने शराब नीति को लेकर केजरीवाल को फटकार लगाई। अन्ना हजारे ने कहा कि आपकी सरकार ने लोगों के जीवन को बर्बाद करने वाली, महिलाओं को प्रभावित करने वाली शराब नीति बनाई है। आपकी कथनी और करनी में फर्क है। जी हां, अन्ना ने अपने पत्र में लिखा कि जब 10 साल पहले 18 सितंबर 2012 को दिल्ली में टीम अन्ना के सदस्यों की मीटिंग हुई थी, उस वक्त आपने राजनीतिक रास्ता अपनाने की बात रखी थी, लेकिन आप भूल
भूल गए कि राजनीतिक पार्टी बनाना ये हमारे आंदोलन का उद्देश्य नहीं था। उस वक्त टीम अन्ना के बारे में जनता के मन में विश्वास पैदा हुआ था, इसलिए उस वक्त मेरी सोच थी कि टीम अन्ना देश भर में घूमकर लोक शिक्षण, लोक जागृति का काम करना जरूरी था। अगर इस दिशा में काम होता तो कहीं पर भी शराब जैसी गलती नीति नहीं बनाई जाती। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल को दोस्तों खरी खोटी शराब नीति पर सुनाई। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों? सुझाव राय जरूर दीजिएगा और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, केवाईसी पर बड़ा अपडेट आया है। दोस्तों बता दें, अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। 11वीं किस्त के बाद अब सरकार ने केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। अगर आपने भी अब तक इस योजना के तहत केवाईसी नहीं करवाई है तो तुरंत करवा लें। अगर आपने केवाईसी ना करवाया तो आपको अगली किस्त नहीं मिलेगी। दरअसल सरकार ने इसकी डेडलाइन बढ़ाने पर किसी तरह के विचार से इनकार कर दिया है। दोस्तों केंद्र सरकार ने योजना का लाभ पाने के लिए अनिवार्य केवाईसी की डेडलाइन बढ़ा दी थी। पीएम किसान पोर्टल पर इसकी जानकारी दी गई थी। दोस्तों पीएम किसान वेबसाइट पर एक फ्लैश के अनुसार सभी पीएम किसान लाभार्थियों के लिए केवाईसी की समय सीमा 31 अगस्त 2022 है। पहले इसकी डेडलाइन 31 जुलाई 2022 थी, यानी एक बार फिर इसकी डेडलाइन करीब है, यानी कि दोस्तों आज का समय है इसके हिसाब से। ऐसे में अगर आपने केवाईसी नहीं किया है तो आज ही करा ले। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, बहुत बड़ा अपडेट पीएम किसान की 12वीं किस्त को लेकर दोस्तों। और क्या है इसका प्रोसेस, कैसे आप केवाईसी करा सकते हैं दोस्तों, पूरी जानकारी हमने स्क्रीन पर दे दिया है। एक और खबर की बात करें, जहां पर उत्तर प्रदेश में फ्री राशन के बाद एक और योजना हुई बंद, गरीब बेटियों को होगा नुकसान। जी हां, यूपी की योगी सरकार ने फ्री राशन के बाद एक और योजना बंद कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदेश सरकार ने गरीब बेटियों की शादी के लिए मिलने वाले 20,000 रुपए का अनुदान बंद करने का फैसला किया है। इसके लिए शासन की संतुति मिल गई है और समाज कल्याण विभाग से पोर्टल से इसको हटा दिया जाएगा। आपको बता दें, मई के बजट में उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना को पैसा नहीं दिया गया था। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के गरीब बेटियों की शादी के लिए 20,000 रुपए अनुदान राशि दी जाती थी। सरकार ने व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना के पोर्टल को बंद करने के लिए एनआईसी को पत्र लिखा है। शासन के आदेश के बाद 18 अगस्त को समाज कल्याण विभाग में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को पोर्टल से इस योजना को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक इस चालू वित्तीय वर्ष में सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति के कुल 776 बेटियों ने आवेदन किया है। आखिरी आवेदन 26 अगस्त को हुआ था। ऐसे में बहुत बड़ा अपडेट दोस्तों, बहुत बड़ी खबर थी, आपको बताना बेहद जरूरी था दोस्तों। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।